हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फरवरी 2023 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, इसकी स्थापना भारतीय पुरातत्वता सर्वेक्षण के द्वारा की गई है और दोस्तों यह एक डिजिटल रिपोजिटरी होगी जो प्राचीन अभिलेख और उनके आंकड़े को डिजिटल रूप में रखा जाएगा। अभी तक दोस्तों वर्तमान में 1 लाख प्राचीन अभिलेखों को डिजिटल रूप में रखा जा चुका है और दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो हैदराबाद में की जाएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह जमैका में है और ये ब्लू इकोनॉमिक से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण, इसे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी कहा जाता है दोस्तों। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। इस निकाय को अंतर्राष्ट्रीय जल में महासागरों के समुद्रों में पाए जाने वाले निर्जीव संसाधनों के संबंध में अन्वेषण तथा शोषण आदि कार्यों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है। वर्ष 2016 में भारत को आईएसए की परिषद के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। इसमें दोस्तों कुल 167 सदस्य देश शामिल हैं और इसे 1994 में लागू किया गया था। इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। आईएसए महासचिव के जो परिषद द्वारा 36 सदस्य जो इसमें होते हैं दोस्तों नामित किया जाता है और 4 साल की अवधि के लिए उसे चुना जाता है। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी के जो महासचिव होते हैं दोस्तों वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं और उसे एक परिषद के द्वारा चुना जाता है जिसमें 36 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये थे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों संवर्धित रक्षा सहयोग समझौता। तो दोस्तों यह अमेरिका और फिलीपींस के बीच एक समझौता है जिसे 2014 में किया गया था। इसमें दोस्तों जो फिलीपींस के जो 5 स्थानों पर अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति मिली थी। तो दोस्तों वर्तमान में 4 और नए बेस बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। अगला टॉपिक है दोस्तों दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय। तो दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय को दोस्तों यूनेस्को द्वारा दुनिया का पहला जीवित विश्व विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। दोस्तों ये जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है और जो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों उसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और इसके जो पहले कुलपति थे तो इसी के पुत्र थे तथा जो उसके दूसरे कुलपति जो थे दोस्तों वो अमर्त्य सेन के दादा थे। 1991 में इसे केंद्रीय विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जो दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय इसे घोषित किया गया है दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय को। और किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? यूनेस्को के द्वारा। और ये दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है दोस्तों प्रोजेक्ट जेनेटिक्स के बारे में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। यह संयुक्त राज्य वायुसेना का एक कार्यक्रम था जिसे हवाई तस्वीरें लेने और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए सोवियत संघ के ऊपर निगरानी गुब्बारे लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट जेनेटिक्स है वो संयुक्त राज्य द्वारा सोवियत संघ के ऊपर गुब्बारे द्वारा हवाई तस्वीरें लेने के लिए और खुफिया जानकारी के लिए डिजाइन किया गया था। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है म्यूऑन के बारे में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। म्यूऑन अस्थिर प्राथमिक कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से भारी होते हैं। म्यूऑन एक्सरे की तुलना में बहुत अधिक गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं। ज्वालामुखी स्फोटकों की भविष्यवाणी करने के लिए म्यूऑन का उपयोग मैग्मा के कक्षों के चित्रण के लिए किया जा सकता है। म्यूनोग्राफी का उपयोग परमाणु आपदाओं को क्षतिग्रस्त परमाणु रिएक्टरों की स्थिति की जांच के लिए किया जा सकता है। म्यूऑन में दोस्तों ऋणावेश होता है
स्पेस में कॉस्मिक किरणें हमारे वातावरण से टकराने के कारण इसका निर्माण होता है। इसकी द्रव्यमान जो है दोस्तों 207 गुना ज़्यादा होता है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। यह लेप्टॉन वर्ग के एलिमेंट होते हैं, लगातार घूमते रहते हैं, जिससे इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे म्यूऑन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। यह उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक आर्द्रभूमि और एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से एक है, जिसे 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसे 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों जो चिल्का झील उड़ीसा के हैं उसे भी पहले रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। यह राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील जो मणिपुर में है और मांगटेक्स रिकॉर्ड में दर्ज है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। गंभीर और बाणगंगा दो नदियां हैं जो इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। यह उद्यान पक्षियों के 365 से अधिक प्रजातियों का घर है और साइबेरियन क्रेन उन दुर्लभ प्रजातियों में से एक है जिसे यहाँ देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है आईटी एक्ट की धारा 69A। तो दोस्तों ये जान लेते हैं इसके बारे में। आईटी अधिनियम की धारा 69 सरकार को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, वेब होस्टिंग सेवाओं, सर्च इंजन, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लस आदि जैसे ऑनलाइन मध्यस्थों की सामग्री अवरोधक आदेश जारी की अनुमति देता है। हालांकि अनुभाग को जानकारी की आवश्यकता होती है। 2009 से मीटवाई के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समान अवरोधक शक्तियां हैं। ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2009 से शक्ति प्राप्त करता है। सरकार द्वारा दोस्तों धारा 69A का उपयोग किया गया है, जिसे 29 जून 2020 को 59 ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें टिकटॉक, शेयर इट, वेबो, लाइकी आदि शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों जो 1 सितंबर 2020 को सरकार ने पबजी सहित 118 ऐप का प्रतिबंध किया है। तो दोस्तों जो आईटी एक्ट की धारा 69A है वो ऑनलाइन गेमों को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो कुछ महत्वपूर्ण संचालित ऑपरेशन के बारे में है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति ये दोस्तों अफगानिस्तान से भारत की जो निकासी मिशन है उससे संबंधित है। जो ऑपरेशन दोस्त है दोस्तों हाल ही में दोस्तों सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आए हैं उसकी सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है। अगला मिशन है दोस्तों ऑपरेशन गंगा। यह यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था दोस्तों। और जो ऑपरेशन मैत्री है वो भारत सरकार द्वारा नेपाल में बचाव और राहत अभियान चलाया गया था। तो दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं तर्कस के बारे में। तो दोस्तों जो तर्कस है ये भारत और यूएसए के बीच एक युद्ध अभ्यास है, जिसमें परमाणु और जैविक हथियारों से निपटने हेतु प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों ये जो युद्ध अभ्यास है वो चेन्नई में किया जा रहा है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई समूह के बारे में। तो 2018 में भारत इसका सदस्य बना। भारत इसका 43वां सदस्य बना। इस समूह का जो उद्देश्य है दोस्तों वो रासायनिक एवं जैविक हथियारों को रोकथाम हेतु नियम निर्धारित करना है। ऑस्ट्रेलिया समूह के सभी सदस्य रासायनिक हथियार सम्मेलन और जैविक हथियार सम्मेलन का अनुसमर्थन करते हैं। ईरान इराक युद्ध 1984 में जब इराक ने रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया
तब इन हथियारों को नियंत्रण हेतु 1985 में इस समूह का गठन किया गया है। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया समूह का गठन 1985 में ईरान इराक युद्ध के दौरान किया गया था। साथ ही दोस्तों ये जो समूह है वो रासायनिक एवं जैविक हथियारों को रोकथाम हेतु नियम निर्धारित करता है। भारत इसका सदस्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR के बारे में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। अप्रैल 1987 में G7 देशों सहित 12 विकसित देशों ने मिलकर एक आणविक हथियार से युक्त प्रक्षेपणों के प्रसार को रोकने के लिए एक समझौता किया था। 2016 में भारत MTCR का पूर्ण सदस्य बना। वर्तमान में दोस्तों इसमें 35 देश शामिल हैं। चीन और पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं हैं। तो दोस्तों जो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है वो G7 देशों सहित 12 विकसित देशों ने मिलकर इसे एक समझौता के रूप में स्वीकार किया था। 2016 में भारत इसका सदस्य बना है। वर्तमान में इसे 35 सदस्य है और चीन और पाकिस्तान इसके सदस्य देश नहीं है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है अगस्ता कुर्दम चोटी के बारे में। तो दोस्तों यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। यह पश्चिमी घाट के नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। इसमें दोस्तों कानी जनजाति का निवास स्थल है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है जो केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा पर स्थित है। थमीरबानी रानी नदी का उद्गम अगस्त्यकुदम चोटी से होता है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण चोटी है, इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है रोस लिमिट के बारे में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। खगोलीय पिंड के केंद्र से दूरी है जहां ज्वारीय बल इतने मजबूत होते हैं कि इस दूरी तक पहुंचने वाले किसी भी अन्य खगोलीय पिंड से तुरंत विकृत हो जाते हैं और अलग अलग कक्षीय गति के कारण यह पिंड के चारों ओर एक छल्ले का निर्माण करता है। तो जो रोस लिमिट है दोस्तों वो खगोलीय पिंड से केंद्र की दूरी है और इससे जो कक्षीय गति के कारण जो पिंड के चारों ओर एक छल्ले का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो दोस्तों यह योजना 19 जिलों में 46 सीमावर्ती ब्लॉकों, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरी सीमा पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी। इसमें दोस्तों युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना है और इसे वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा। तो दोस्तों जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव को विकास करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है कवच। तो ये दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो कवच दोस्तों साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने हेतु नवीन विचारों और तकनीकी समाधान को पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। इसे दोस्तों AICTE और BPRDO ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके दौरान देश भर में शैक्षिक संस्थानों और पंजीकृत स्टार्टअप के युवा भाग लेंगे। तो दोस्तों जो कवच है दोस्तों वो साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से निपटने की एक हैकाथॉन है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है नील गाय के बारे में। दोस्तों इसका जो IUCN स्टेटस है संकट मुक्त में वर्गीकृत किया गया है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। नीलगाय दोस्तों दिल्ली का राजकीय पशु है और ये दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और यह सूखे व पर्णपाती वनों का निवासी है। तो दोस्तों ये नीलगाय के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह टीपू सुल्तान के बारे में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसने
फतुल मुजाहिदीन नामक एक सैन्य नियमावली शुरू किया था। टीपू सुल्तान ने युद्ध के दौरान में पहली बार रॉकेट का इस्तेमाल किया था। टीपू सुल्तान को रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक अग्नि की उड़ान में जिक्र किया है। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान का जो शासनकाल था दोस्तों वो 1782 से 1799 तक था। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल के आधार पर संगठित किया। यद्यपि उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली। वर्ष 1796 में उन्होंने नौवाहन विभाग बोर्ड की स्थापना की और वर्ष 1797 में जैकोबियन क्लब की स्थापना की और फ्रांसीसी सैनिकों का समर्थन दिया था। तो दोस्तों ये थे टीपू सुल्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है रोडोडेंड्रॉन के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर रोडोडेंड्रॉन है क्या। तो दोस्तों यह जलवायु परिवर्तन का संकेतक प्रजाति है, एक प्रकार का यह फूल है। यह दोस्तों उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। रोडोडेंड्रॉन जो है सदाबहार होते हैं लेकिन कुछ पर्णपाती होते हैं। सिक्किम हिमालय में इसकी खोज की गई थी। यदि इसके उपयोग की बात करें दोस्तों तो सजावटी में, धार्मिक उपयोग, सर्दी खांसी दस्त आदि की दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है और व्यापक रूप में रस, जैम और जेली बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों ये थे रोडोडेंड्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों अफ्रीकी संघ। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। अफ्रीकी संघ अफ्रीकी महाद्वीपीय निकाय है। इसमें दोस्तों 55 सदस्य देश शामिल हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से बना है। अफ्रीका एकता संगठन की स्थापना दोस्तों वर्ष 1983 में की गई थी और वर्ष 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन की जगह अफ्रीकी संघ ने लिया था। इसे दोस्तों डरबन समिट के तहत से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों जो अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1983 में की गई थी जिसे 2002 में अफ्रीकी संघ के रूप में विकसित किया गया है। लुसाका शिखर सम्मेलन 2001 में दोस्तों इसने अफ्रीकी संघ के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप तैयार किया गया था। अफ्रीकी संघ संविधान अधिनियम असेंबली को वर्ष में कम से कम एक बार सामान्य सत्र से मिलने का प्रावधान करता है। तो दोस्तों जो अफ्रीकी संघ के जो संविधान है उसमें असेंबली में वर्ष में कम से कम एक बार मिलने का प्रावधान करता है। 2004 के जो शिखर सम्मेलन के दौरान असेंबली ने वर्ष में 2 बार जनवरी व जून या जुलाई में सामान्य सत्र में बैठक का निर्णय लिया है। सदस्य देश के अनुरोध पर सदस्य देशों के 2/3 बहुमत से अनुमोदित होने पर असेंबली जो है असाधारण सत्र आयोजित करता है। तो दोस्तों ऐसे अफ्रीकी संघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों कुनो नेशनल पार्क। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कुनो नेशनल पार्क श्योपुर जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित है और दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका नाम दोस्तों चंबल की सहायक नदी कुनो के नाम पर रखा गया है। इसे पालपुर कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में दोस्तों इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है और जो इसकी स्थापना दोस्तों 1981 में एक अभ्यारण्य के रूप में की गया है। तो दोस्तों ये थे कुनो नेशनल पार्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वह भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। सामान्यतः दोस्तों 1 वर्ष की समय अवधि के दौरान किसी देश के जो शेष विश्व के साथ हुए सभी मौद्रिक लेन देन के जो लेखांकन का जो विवरण है इसे ही दोस्तों भुगतान संतुलन कहा जाता है। तो दोस्तों किसी भी 1 वर्ष की जो समय अवधि है वो किसी भी देश को जो किसी अन्य शेष विश्व के साथ जो हुए सभी मौद्रिक लेन देन का जो लेखांकन का जो विवरण है दोस्तों उसे ही भुगतान संतुलन कहा जाता है। यह मौद्रिक लेन देन
वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात व निर्यात, वित्तीय परिसंपत्ति जैसे स्टॉक बॉन्ड, अंतर्राष्ट्रीय खरीद बिक्री तथा वास्तविक परिसंपत्तियां जैसे प्लांट मशीनरी की अंतर्राष्ट्रीय खरीद एवं बिक्री से उत्पन्न हो सकते हैं। भुगतान शेष में असंतुलन तब होता है जब चालू खाता शेष तथा पूंजी शेष का कुल जोड़ शून्य नहीं होता है। इसके स्थान पर कुल जोड़ या तो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों यदि हम भुगतान शेष के असंतुलन की बात करें तो दोस्तों इसमें चालू खाता शेष और पूंजी खाता शेष कभी शून्य नहीं होता है, या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। दोस्तों यदि भुगतान शेष के असंतुलन के कारणों की बात करें दोस्तों तो उसमें दोस्तों सरकार द्वारा विकास पर अत्यधिक खर्च, मंदी, अवस्थित पुनरुत्थान तथा तेजी से व्यापार चक्रों का चलना, घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति की ऊंची दर, तकनीकी एवं प्रबंधन व नव प्रवर्तकों के कारण राजनीतिक अस्थिरता, आयात शुल्क में कमी और रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके द्वारा भुगतान शेष में असंतुलन हो जाती है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है विश्व सुरक्षा कांग्रेस। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजन किया गया है। दोस्तों इसे जयपुर राजस्थान में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस परिषद के आयोजन किया गया है। इसका जो थीम है दोस्तों रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण। इससे पहले दोस्तों 2006 और 2015 में इसकी मेजबानी भारत कर चुका है। वर्तमान में दोस्तों विश्व सुरक्षा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो श्री संजय चंदर हैं, जिसे 2022 से 2024 तक बनाया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों वो पेरिस फ्रांस में है, जिसे 1922 में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये थे विश्व सुरक्षा कांग्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों HD 3385 के बारे में। तो दोस्तों यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित गेहूं की ताप प्रतिरोधी किस्म है। तो दोस्तों जो HD 3385 है वह गेहूं की क्या एक किस्म है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है जूट उत्पादन। तो दोस्तों जूट की खेती व्यावसायिक रूप से नकदी फसल के रूप में की जाती है। इनका पौधा द्विबीजीय रेशेदार होता है जिसमें पतला और बेलनाकार तना निकलता है। इसे पटसन के नाम से भी जाना जाता है। जूट का पौधा दोस्तों 6 से 10 फीट लंबा होता है तथा पौधे को सड़ाकर ही रेशा तैयार किया जाता है। इसमें दोस्तों टाट, बोरे, दर्री, रस्सियाँ, तंबाकू, तिरपाल, कागज और कोटी के कपड़े बनते हैं। जूट का पौधा दोस्तों आर्द्र और नम जलवायु वाला होता है। भारत में दोस्तों जूट की खेती उड़ीसा, बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश में की जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य दोस्तों जूट में पश्चिम बंगाल है, क्योंकि दलदली क्षेत्र के कारण। जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम सभी खाद्यान्नों को जूट की थैलियों में पैकेजिंग करना अनिवार्य बनाता है। भारत ने नेपाल और बांग्लादेश से कुछ जूट उत्पादकों के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। तो दोस्तों ये थे जूट उत्पादक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। इसे शिकागो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1944 को 52 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 1947 में इसका अस्तित्व में आया और भारत इसका सदस्य देश है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों भारतीय खाद्य निगम। तो दोस्तों यह एक सांविधिक निकाय है। भारतीय खाद्य निगम के अधिनियम 1964 के तहत इसे वर्ष 1965 में स्थापित किया गया है। विशेष रूप से दोस्तों गेहूं के अभाव से
चलते इस निकाय की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये थे भारतीय खाद्य निगम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है प्रयोगशाला में निर्मित हीरे। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो न्यूयॉर्क ने वर्ष 1954 में दुनिया के पहले प्रयोगशाला निर्मित हीरे बनाए हैं दोस्तों। प्राकृतिक एवं प्रयोगशाला में जो निर्मित हीरे होते हैं वो दोनों ही दोस्तों रासायनिक संरचना और अन्य भौतिक एवं ऑप्टिकल गुण समान होते हैं। उच्च दबाव, उच्च तापमान विधि या रासायनिक वाष्पन जमाव विधि से कृत्रिम रूप से हीरे से एक बीज दूसरे हीरे के टुकड़े का उपयोग होता है। तो दोस्तों उच्च दबाव, उच्च तापमान या रासायनिक वाष्प जमाव विधि से दोस्तों एक कृत्रिम रूप से निर्मित हीरे प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि हम दोस्तों बात करें HPHT प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों तो जो शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ बीज को लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के उच्च दबाव और तापमान के साथ संपर्क में लाया जाता है। यदि दोस्तों हम बात करें कार्बन से भरपूर गैस के भरे सीलबंद कक्ष के अंदर CVD तकनीक का उपयोग करके बीज को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और गैस के जो बीज के जुड़ने के साथ साथ हीरे को दोस्तों धीरे धीरे बनता है। तो दोस्तों जो प्रयोगशाला निर्मित हीरे है दोस्तों उसे दो प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। एक उच्च दबाव उच्च ताप HPHT विधि और दूसरा है दोस्तों रासायनिक वाष्प जमाव विधि। इन दो विधियों का उपयोग करके दोस्तों प्रयोगशाला में हीरे निर्मित किए जाते हैं। इसका उपयोग की बात करें दोस्तों तो उच्च शक्ति वाले लेजर डायोड, लेजर सारणी और उच्च क्षमता वाले ट्रांजिस्टर के हीट एक्सपेंडर के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रयोगशाला निर्मित हीरे से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जो प्रयोगशाला में निर्मित हीरे का दोस्तों जो पर्यावरणीय फुटप्रिंट प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे की तुलना में बहुत कम होता है। भारत हीरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कटिंग और पॉलिशिंग केंद्र है। गुजरात दोस्तों भारत का सूरत हीरा निर्माण का वैश्विक केंद्र है। इन कटे और पॉलिश किए गए हीरों हेतु अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें चीन जो है दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया में दोस्तों कुल हीरों के निर्यात में भारत का योगदान 19% है। संयुक्त अरब अमीरात भारतीय सोने के आभूषण का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो दोस्तों ये थे हीरे से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों न्यायमूर्ति थोथाथिल बी राधाकृष्णन समिति। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्य तौर पर एक केरल के मौजूद पर्यावरण संवेदनशील ESZ या बफर जोन का आकलन करना है। तो दोस्तों जो न्यायमूर्ति बी राधाकृष्णन समिति है वो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESG या बफर जोन के आकलन से संबंधित है। यदि दोस्तों हम बात करें सबाक बंदरगाह की तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। आइए दोस्तों एक और टॉपिक देख लेते हैं। देखो अपना देश पहल। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कोऑपरेटिव IRCTC देखो अपना देश पहल के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेजिंग का संचालन करेगा। इसकी पहली यात्रा दोस्तों 2023 में नई दिल्ली से होगी। इसका जो नोडल मंत्रालय है दोस्तों पर्यटन मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने वाले पर्यटकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो दोस्तों जो देखो अपना देश पहल है वो है पर्यटन मंत्रालय के तहत भारत के जो विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने वालों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास। तो दोस्तों यह एक वार्षिकी बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जिसमें वायुसेना के द्वारा किया जाता है। इसकी मेजबानी दोस्तों संयुक्त अमीरात की वायुसेना द्वारा की जा रही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां। तो दोस्तों इसमें है दोस्तों भूरिया समिति जिसे 2002 में गठित किया गया था। इसने दोस्तों
अनुच्छेद 339A के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति के संबंधित प्रावधान किया गया था। तो अगला समिति है दोस्तों वो BN लोकुर समिति है। यह दोस्तों अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने के मानदंडों को निर्धारित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था 1965 में। तो इन्होंने दोस्तों 5 मापदंड बताए थे अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने के लिए। एक है दोस्तों आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क और पिछड़ापन। जो तीसरी समिति है दोस्तों वो है प्रोफेसर वर्जीशियन जाक्सा, जिसे 2013 में गठित किया गया था। समिति को दोस्तों जनजाति समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए गठित किया गया है। तो चौथा है दोस्तों ऋषिकेश पांडा समिति है दोस्तों, इसे 2014 में गठित किया गया है। दोस्तों ये जो समिति है वो सरकारी टास्क फोर्स की सिफारिश पर आधारित था मौजूदा प्रक्रियाओं में सुझाव देने के लिए। तो दोस्तों ये थे अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है प्रसार भारती। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यह एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। प्रसार भारती के मामले का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन एक बोर्ड में निहित है जिसका मुख्यालय मुख्य चेयरमैन होता है। 6 अंशकालीन सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक प्रतिनिधि और प्रदेश सदस्य के रूप में आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो 70 वर्ष या 3 वर्ष का कार्यकाल जो पहले हो जाए, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्षों का होता है, जो 65 वर्ष की आयु सीमा के अधीन है। अधिक सदस्य जो वित्त से जुड़े हुए हैं दोस्तों, और जो सदस्य जो कार्मिक मंत्रालय से जुड़े होते हैं वो 6 साल के कार्यकाल के साथ पूर्णकालिक सदस्य हैं जो 62 वर्ष की आयु की सीमा के अधीन है। तो दोस्तों ये थे प्रसार भारती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों कैवियट। तो आइए दोस्तों आखिर जान लेते हैं कि कैवियट है क्या। तो आम बोलचाल में दोस्तों एक कैवियट चेतावनी या सावधानी को संदर्भित करता है, हालांकि कानूनी तौर पर एक औपचारिक नोटिस को दर्शाता है जिसमें अदालत से अनुरोध किया जाता है कि वह कैवियट दर्ज करने वाले व्यक्ति को पूर्ण सूचना दिए बिना कुछ निर्दिष्ट कार्रवाई करने से परहेज करे। तो दोस्तों जो कैवियट है वह सामान्य बोलचाल की भाषा में सावधानी होती है जिसे कानूनी तौर पर अदालत द्वारा नोटिस के रूप में जारी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों कैवियट के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। यह यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वह किसी मामले में शामिल हो सकता है या उसका नाम आ सकता है तो वो कोर्ट से पहले इसके बारे में सूचना मांग सकता है। इसे विधि आयोग की सिफारिश के बाद 1976 में संशोधन अधिनियम द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A के रूप में जोड़ा गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1970 में निर्मल चंद दत्ता बनाम गिरीश चंद्र नारायण राय के फैसले को छोड़कर चेतावनी शब्द का कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। तो दोस्तों कैवियट का जो परिभाषित रूप जो चेतावनी है दोस्तों उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है, उसके अलावा कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स इंडेक्स। तो दोस्तों इसे दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीशन द्वारा जारी किया जाता है। और दोस्तों ये जो इंडेक्स है 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मूलभूत शिक्षा और संज्ञान ज्ञान का पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।